आज मैं आपके साथ जिस विषय पर बात करूंगा वो है कि विज्ञापन के जो अन्य माध्यम हैं। अभी तक मैंने आपके साथ इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की बात की, आपके साथ प्रिंटेड यानी मुद्रित माध्यमों की बात की जो उनके मीडियम हैं एडवर्टाइजिंग के। अभी उसके अलावा भी कुछ ऐसे माध्यम होते हैं जिनके द्वारा विज्ञापन किया जाता है। भले ही आज उनका उपयोग इतने व्यापक स्तर पर ना किया जा रहा हो, लेकिन वे कुछ क्षेत्रों में, कुछ जगहों पर और कुछ चीज़ों के प्रचार प्रसार के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। इनके अंदर जिनको हम अन्य साधन कहते हैं, इनमें हम रख सकते हैं जो मेले आयोजित होते हैं, प्रदर्शनियां होती हैं, या जो लोक कलाओं के माध्यम से जैसे कठपुतली वगैरह का तमाशा होता है। इन सबको द्वारा जो इस्तेमाल करते हुए भी आज की तारीख में भी विज्ञापन किए जा रहे हैं। खास तौर से जैसा आप जानते हैं हमारा देश कृषि प्रधान देश है। बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे छोटे शहर हैं, कस्बे हैं। उन पर वहां पर लोगों पे से ज़्यादा सीधे अप्रोच करने के लिए, सीधे उनके पास जाने के लिए आज भी कई संस्थाएं, कई विज्ञापन एजेंसियां इनका इस्तेमाल करती हैं। आपको जानकर शायद आप लोगों में बहुत लोगों को पता भी हो और कुछ के लिए नई जानकारी होगी कि कई ऐसी विज्ञापन कंपनियां हैं, एजेंसियां हैं, विज्ञापन एजेंसियां जो सिर्फ रूरल मार्केटिंग या रूरल एडवर्टाइजिंग में ही जिनका स्पेशलाइजेशन है, जो उन क्षेत्रों के अंदर ही काम करती हैं और वहां पर ही विज्ञापन विभिन्न माध्यमों के द्वारा वहां तक पहुंचती हैं। आपने देखा होगा शहरों में कई बार जो लोग रहते हैं उन्होंने देखा होगा कभी कभार कोई खुला हुआ ट्रक या ट्रॉली जो है वो सजी हुई होती है प्रोडक्ट के, उस पर कोई प्रोडक्ट का, कोई मोटरसाइकिल का, किसी उसका विज्ञापन चल रहा होता है। वो लोग वहाँ पे प्रदर्शनी कर रहे होते हैं उसकी, और वहाँ पर उनका सामने के सामने उस प्रोडक्ट को दिखाया भी जाता है। और साथ साथ कुछ लोग होते हैं जो कि वहाँ पर उसके बारे में चर्चा करते हैं, माइक के ऊपर ये लोगों को बताते हैं। कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि वो लोग कोई वहाँ पे तुरंत कोई प्रतियोगिता से आयोजित कर देते हैं और उस प्रतियोगिता में इनाम वगैरह भी देते हैं। तो इस तरीके से ये जो अन्य माध्यम हैं उनका भी बहुत बड़ा इस्तेमाल किया जाता है विज्ञापन के अंदर। शहरों में रहने वाले लोगों ने आजकल मॉल्स के अंदर देखा होगा कि मॉल्स में जब हम प्रवेश करते हैं या कहीं करते हैं तो कोई ना कोई कंपनी अपना कोई स्टॉल लगाई रहती है और उस स्टॉल के अंदर से वहाँ से अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन करती है, उसके बारे में लोगों को बताती है, करती है। आप लोगों ने, बहुतों ने इस दृश्य को देखा होगा। वो आपके पास भी आते हैं, कभी कभी कोई फॉर्म भी भरवाते हैं उसके बारे में और उसके बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश करते हैं। कोई खेल भी रखते हैं वहाँ पे कई बार कि आप उस खेल में पार्टिसिपेट कीजिए ताकि उसके बारे में जानकारी मिले। कभी कभार आपने देखा होगा कि कोई सौंदर्य प्रसाधन वाली कंपनी होती है और वो लगा कि वो ये रख देती है, चलिए आप लिपस्टिक लगवा लीजिए आके, और ये सब इस तरीके से ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कोई ना कोई इस तरह के विज्ञापनों का इस्तेमाल किया जाता है। मेलों की जहां तक मैंने बात की, मेलों के अंदर जैसे गांव इत्यादि के अंदर काफी मेले लगते हैं, तो उनके माध्यम से भी वहां पर भी कई लोग जाते हैं और वहां पर भी अपना विज्ञापन करते हैं। मेलों में, प्रदर्शनियों में इनके द्वारा जो है वो सीधा संवाद होता है। मेले प्रदर्शनी में ऐसा तो बहुत सारी जो जनरल प्रदर्शनियां होती हैं, सामान्य प्रदर्शनियां होती हैं, सामान्य मेले होते हैं, उनमें ऐसा नहीं है कि जो सब लोग आए हैं वो आपका लक्ष्य समूह, टारगेट ऑडियंस है, लेकिन उसी के अंदर आपका टारगेट ऑडियंस भी होता है, तो आप उसको तक सीधे पहुंच पाते हैं इसके अंदर। मेलों में आपने देखा होगा कुछ तो बड़े खास तरीके के मेले लगते हैं। शहरों में आपने देखा होगा कि जैसे वो और गाँव में भी देखा होगा कि खादी ग्रामोद्योग का मेला लग गया और उसके अंदर खादी के वस्त्र बिक रहे हैं, खादी का प्रचार भी हो रहा है, साथ साथ चल रहा है। तो इस तरीके का मेले होते हैं। और अगर बड़े स्तर पर जाके मेलों की बात करें तो आप देखिए विश्व पुस्तक मेला, वो भी तो जो वहाँ पे पुस्तकों की बिक्री होती है, लेकिन उसके साथ साथ जो पुस्तकें हैं और जो पुस्तकों के विक्रेता हैं, जो कंपनियां हैं, उनका प्रचार प्रसार भी होता है। वो अपने इस उद्देश्य से भी वहाँ पे जाती हैं कि उनका प्रचार प्रसार होगा, वहाँ पर लोग उनको जानेंगे, उनकी किताबों को जानेंगे, उनकी किताबों को उसके माध्यम से एक व्यापक लोगों के स्तर तक पहुँचेगी, लोगों तक पहुँचेगी। तो इस तरीके से मेलों का भी हमारे इस जीवन में बहुत महत्व है इस तरीके से। दूसरा ये प्रदर्शनियों की, जहाँ तक मैंने बात की, प्रदर्शनियाँ आजकल बहुत ही स्पेशलाइज्ड हो गई हैं, कस्टमाइज्ड हो गई हैं प्रदर्शनियाँ भी।
अब जैसे एक ऑटो एक्सपो लगता है, वो सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में होता है, जहां पे कार वगैरह के बारे में जो इस तरह के साधन हैं उनके बारे में और उनसे जुड़े हुए जो चीजें जो संस्थाएं हैं उनके विज्ञापन के बारे में वो उनका प्रचार प्रसार के माध्यम से लिए लगाया जाता है। तो वो ऑटो एक्सपो है, वो भी प्रचार प्रसार के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वो भी एक तरह का वो विज्ञापन के लिए इस्तेमाल हो रहा है वहां पे। फिर प्लास्ट इंडिया करके एक एक्सपो होता है जो कि प्लास्टिक से जुड़ी हुए उद्योग के बारे में उनके चीज़ों को प्रदर्शित करता है, बड़े लेवल पर होता है। इसी तरीके से एक स्क्रीन प्रिंट इंडिया करके काफ़ी बड़ी हर 2 साल में एक प्रदर्शनी होती है देश के अंदर अलग अलग हिस्सों में, और वो प्रदर्शनी को जो है, जो कि प्रिंटिंग साइड है, जो मुद्रण का साइड है, उसके जो चीज़ें हैं, उसकी जो मशीनरी है, उसका जो तकनीक है, उसके बारे में जो कंपनियां हैं वो अपने प्रचार प्रसार के लिए जाती हैं। इनमें जो कंपनी वाइज या जो प्रोडक्ट वाइज जो प्रदर्शनियां होती हैं उनका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि उसमें वही लोग आते हैं जिनको की उनकी रुचि होती है। ये एक तरह से व्यावसायिक प्रदर्शनियां होती हैं, कमर्शियल एग्जीबिशंस होती हैं। तो इसमें वही लोग आते हैं जो कि उसके टारगेट ग्रुप के होते हैं, उन जिनके का लक्ष्य होता है, जिनको कि इसको उन चीजों का इस्तेमाल करना होता है। तो ऐसे में बहुत सी कंपनियां उस मौके का बड़ा फायदा उठाती हैं, प्रचार प्रसार तो करती हैं, लेकिन साथ साथ वो वहां पर विभिन्न प्रकार के जो डाटाज हैं, अपने जो टारगेट ऑडियंस है उसके साथ जो डाटाज हैं, वो जो विभिन्न प्रकार की जानकारी है, जो आंकड़े हैं, वो भी उससे एकत्र कर लेते हैं। उसके लिए फॉर्म्स वगैरह बना के रखते हैं और लोगों से फीडबैक फॉर्म भरवाकर वो उस जानकारी को हासिल करते हैं। तो ये प्रदर्शनियों का भी एक बहुत बड़ा स्थान है। आजकल तो ठीक है, मान लिया कि कोरोना का युग चल रहा है और कोरोना युग में मेले प्रदर्शनियां इसकी संभावना ही नहीं है, इसलिए दूसरे जो हमारे साधन हैं, टेलीविज़न वगैरह जो हमारे ये साधन हैं या न्यूज़पेपर के जो साधन हैं, उनसे प्रचार प्रसार ज़्यादा होगा। लेकिन कोरोना काल जब समाप्त होगा तो फिर इन चीज़ों का अपना महत्व आ जाएगा इसके अंदर। फिर एक और चीज़ है जिसकी मैंने आपसे चर्चा की, कम इस्तेमाल हो रही है आजकल, लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्रों में, कुछ भागों में, कुछ प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो है लोक कलाएं। लोक कलाओं में जब हम बात करते हैं तो खासतौर से कुछ 2-3 बातें हैं। एक तो नाटक, नाटक को लोक कला भी कह सकते हैं, आप वैसे दूसरी कला के अंदर भी ले सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन क्योंकि उसका जिस फॉर्म का ज्यादातर इस्तेमाल होता है वो ज्यादातर जैसे कुछ प्रादेशिक जो पात्र हैं, प्रादेशिक जो चीजें हैं, पात्र हैं, या उसका जो स्वरूप है नाटकों का, उस तरीके का ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में उसका इस्तेमाल किया जाता है इस फॉर्म का। तो वहीं के जो फॉर्मेट है उसको भी लिया जाता है करने के लिए, और उसका फायदा होता है कि तो वो रोचकता बढ़ जाती है। जब आप वहीं का कोई फॉर्मेट लेते हैं जो कि वहां के ग्रामीण अंचल में चल रहा है, जो लोक रंजन के लिए चल रहा है, उसका ही कोई वही फॉर्मेट आप अडॉप्ट करते हैं अपने चीज के प्रचार प्रसार के लिए, एक छोटी सी नाटिका जैसी बनाकर, तो वो वहां के लोगों से जल्दी जुड़ जाते हैं उसके अंदर। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनियां इसका भी इस्तेमाल करती हैं, कोई छोटी सी नाटिका बनाती हैं, अब वो नाटिका ले जाकर गांव के अंदर प्रदर्शित करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि एक दिन पहले कुछ लोग पहुंच जाते हैं और वो उसका प्रचार प्रसार करते हैं। कई जो ट्रॉली आ रही होती है, कई बार मैंने आपको जो शुरू में ट्रॉली बताया उसका भी ऐसा ही है कि वो ट्रॉली जब आने वाली होती है उससे एक दिन पहले कुछ लोग पहुंच के प्रचार प्रसार करके हवा बनाते हैं, माहौल बनाते हैं। फिर जो असली प्रचार करने वाले आती है, टीम आती है, और शुरू में वो छोटा सा कोई एक नाटक खेलते हैं जो कि घूम फिर कर जिस प्रोडक्ट का, जिस सेवा का प्रचार प्रसार करने के लिए आप इकट्ठे हुए हैं उससे ही जुड़ी होती है वो नाटिका। और वो नाटिका जब समाप्त हो जाती है उसके बाद जो लोग साथ में जाते हैं, प्रचार प्रसार के काम के लिए जाते हैं, जो आपके बोलने वाले जाते हैं, वो फिर अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में लोगों को बताना शुरू करते हैं। इसका मुझे याद आता है कि महाराष्ट्र के अंदर के मुझे याद आता है कि कुछ समय पहले एक इस तरीके का कोयला जैसी कोई चीज़ बनी थी, जो कि सुलगती नहीं थी जिसको, और उससे धुआं नहीं निकलता था। वो एक पूरा एक चकोर सा एक पेस्ट टाइप का कुछ था, वो अपना गोल सा, और उसको जो है जलाते थे तो अंगीठी के ऊपर रख के, तो उससे धुआं नहीं निकलता था। वो एक अलग तरीके का केक, इसको कह सकते हैं केक सा था कुछ, वो इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट है उसका बनाया वो था। तो उसके प्रचार प्रसार के लिए इस तरीके से उन्होंने 2 टीमें तैयार की, पूरे महाराष्ट्र के गांव गांव में भेजने के लिए ट्रक के माध्यम से।
जो कि उसके बारे में एक छोटा सा सास बहू टाइप का, क्योंकि वो किचन से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट था, तो इसके लिए उन्होंने ये सास बहू के दो पात्र लिए, सास और बहू का, और वो एक आपसी नोक झोंक रखी हंसी मजाक का कि काम करने को लेकर के सास काम के लिए कह रही है, बहू सा काम से बच रही है क्योंकि धुआं हो रहा है, धुएं के कारण बड़ी परेशानी है। तो फिर उन्होंने बाद में ये बताया कि नहीं, अगर हमने इसका इस्तेमाल किया, इस वाले ईंधन का इस्तेमाल किया जो हमने बनाई, जिस कंपनी ने बनाया है, तो बहू की जो किचन में काम करने की जो समस्या है उस समस्या का समाधान हो गया। तो इस तरीके से ये जो हंसी मजाक का था सास बहू का, आप कंसेप्ट देखिए, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे भारत ये चाहे शहरी क्षेत्र हो, ये कंसेप्ट जो है सास बहू का छेड़ा, ये अपना आपस में जो छीटा कशी या जो कुछ कहिए कि आप एक नोक झोंक का एक बढ़िया सा उदाहरण है कि अगर कोई नोक झोंक दिखानी हो तो सास बहू के अंदर जो है वो बड़ी अच्छी नोक झोंक दिखाई जाती है। और यहां तो प्रोडक्ट भी वही था कि भाई किचन के काम का है, तो उनसे बढ़िया दो पात्र क्या मिल सकते थे इसके बारे में। और तो उन्होंने इस तरह से इस्तेमाल किया कि लोग जीवन से जोड़ा, हमारे जीवन से, दैनिक जीवन से जोड़ा उन पात्रों को, ताकि लोग आकर्षित हों। अब जब आप लोगों को आकर्षित कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप जिस चीज का प्रदर्शन कर रहे हैं उसके अंदर इतना आकर्षण होना चाहिए कि लोग उसकी तरफ खिंचकर आए, देखें और हंसी कर उनका आनंद ले, ताली बजाएं। उसके बाद ही वो आपकी वो गंभीर चीज को सुन पाएंगे जो आप उसके पीछे कहने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से लोक कलाओं का कठपुतली का इस्तेमाल कई लोगों ने किया है। इसके अंदर जो कोई चीज का प्रचार प्रसार होता है, क्योंकि कठपुतली के माध्यम से बात को कहना बड़ा आसान है, बड़ा रोचक ढंग से कहा जा सकता है। कठपुतली के माध्यम से पहले बच्चों को इकट्ठा करके फिर बड़ों को इकट्ठा करके और बात को कहा जा सकता है। लोक कलाकारों का कहने का अंदाज, ढोलक और संगीत के साथ कहने के अंदाज से, उससे भी वो चीज को में एक दम आ जाती है, एक बात आ जाती है, रोचकता आ जाती है। तो इन सब चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। बल्कि यहां तक आप रखिए कि एक काफी बड़े बैंक ने कुछ वर्ष पूर्व अपनी कुछ योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए एक जादूगर की सेवाओं को भी लिया था। आप सोचेंगे कि विज्ञापन के लिए जादूगर की सेवाओं को लेके कैसे उन्होंने इस्तेमाल किया होगा। उन्होंने जादूगर को लिया और जादूगर को अपनी बताया कि हम अपनी कुछ बचत योजनाओं का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। तो उन बचत योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए यह हुआ कि उन्होंने, उस जादूगर ने कुछ ऐसे खेल अपने विकसित किए कि जिसमें कि मान लीजिए उसने कुछ कोई चीज डाली और डिब्बे के अंदर डाली, उसमें से रुपए बाहर निकल आए और ये बताया कि देखिए आपने 1 रुपया, ये 10 रुपए डाले थे, वो 20 रुपए बन के निकल आए। इस तरह से करके कि उनको बताया बचत करते हैं तो बचत करने से किस तरीके से आपका पैसा बढ़ता है, किस तरह से आपका पैसा ज्यादा वृद्धि हो जाती है। तो जो कि बैंक की योजनाएं हैं उसके हिसाब से। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं जो इसमें चर्चा करता हूं, वो है, उसको कहते हैं रोड शो। रोड शो ऐसा होता है कि जैसे किसी कंपनी के बारे में किसी के पूरी जानकारी देने के लिए कहीं हम शहर में जाते हैं, कोई टीम को लेकर जाते हैं और वहां पर उसके बारे में, कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में जो उसके खास लोग होते हैं जिनको जरूरत होती है, जिनको हमको लगता है, मान लीजिए कोई बहुत बड़े सप्लायर्स हैं, बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उन लोगों को हम लोग एक जगह इकट्ठा करते हैं, किसी होटल में कहीं पर एक जगह इकट्ठा करते हैं और वहां पर उस कंपनी के बारे में या उस प्रोडक्ट के बारे में उन लोगों को, जो कि टारगेट हमारा एकदम स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस है और लिमिटेड जो लोग हैं, जो ओपिनियन मेकर्स हैं, जिनके कहने से दूसरे लोग सुनते हैं, जो उस तरह से लिखते हैं लोगों के ओपिनियन बनाने के लिए, उन लोगों को बुलाते हैं और उनको उस प्रोडक्ट के बारे में, उस चीज के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। और ये खासतौर से आप देखेंगे रोड शो शब्द आप इस्तेमाल जो पाएंगे जब किसी कंपनी का कोई पब्लिक इशू आता है, उस समय वो कंपनी काफी बड़े संख्या में, काफी बड़े स्तर पर जो है देश के विभिन्न भागों के अंदर रोड शोज का आयोजन करती है। उसके आयोजन से, जिसमें कि वो जाकर लोगों को बताते हैं, जो ओपिनियन मेकर्स हैं उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। तो ये रोड शो भी जो है आज के समय में एक बहुत महत्वपूर्ण एक अन्य साधन है जिसको कि विज्ञापन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो मैंने आपसे ये साधन बताए, अलग अलग मेले, प्रदर्शनी, लोक कलाएं और आखिर में बताया रोड शो, ये सब साधन आज भी महत्व रखते हैं। हर समय हर परिस्थिति में नहीं होगा। मान लिया भाई, जैसे आप एक बार अगर बजट आपके पास अच्छा है और आप सीधे सीधे टेलीविजन पर आ जाते हैं, आप पूरे देश के अंदर आपका एक साथ कंपनी के बारे में सब पहुंच जाता है, बार बार चीजें पहुंच जाती हैं।
लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके लिए, जैसे गांव के अंदर है बात है, और जिसके लिए हम डायरेक्ट मार्केटिंग करने में विश्वास रखते हैं, उनके लोगों से सीधे सीधे संवाद करने में विश्वास रखते हैं और उनको सीधे सीधे आकर्षित करना चाहते हैं। तो उसके लिए ये मेले में जाना, प्रदर्शनी का होना, या उन तक अलग सीधे सीधे अलग अलग तरीके से पहुंचना लोगों तक, वो ये सारे साधन जो है मिलकर बहुत हमारे को लाभ करते हैं। तो इन सब के लिए भी अलग अलग तरीके से लिखने की जरूरत पड़ती है, सृजनात्मकता की जरूरत पड़ती है। आप जब मेले के बारे में करते हैं तो आपको वहां का जो आपका मेले या प्रदर्शनी, दोनों की बात साथ साथ ले लेता हूं, तो आपको वहां पे स्टॉल कैसा लगेगा वो देखना पड़ता है। स्टॉल का जो आपका डेकोरेशन होती है, वो डेकोरेशन में आपके प्रोडक्ट को सामने आना चाहिए पूरा का पूरा। फिर वहां पर आपके पास लीफलेट्स उस प्रोडक्ट के बारे में उपलब्ध रहने चाहिए, जिसमें उस प्रोडक्ट के बारे में, उस सेवा के बारे में सारा विवरण हो, और आपका जो व्यक्ति वहां पे खड़ा हो, उस व्यक्ति को उस प्रोडक्ट की पूरी जानकारी होनी चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारी कंपनियां जो होती है बाहर से 2-4 लोगों को उठा के ले आती हैं और उनको खड़ा कर देते हैं, वॉलंटियर्स को। वो ठीक है, आप खड़ा कीजिए क्योंकि आपका साधन, लेकिन उन वॉलंटियर्स को भी अपने प्रोडक्ट का पूरी जानकारी दे दीजिए। तो वहां पर जो लीफलेट आप लिखेंगे रखेंगे, वो लीफलेट ऐसी भाषा में होनी चाहिए जो कि हर आदमी समझ सके। हो सकता है आपका प्रोडक्ट तकनीकी प्रोडक्ट हो, तो आप उसमें तकनीकी विवरण तो लिखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ सरल भाषा में आम आदमी के लिए भी समझने के लिए लिखें, क्योंकि आप मेले प्रदर्शनी में हैं और वहां पे हर तरीके का व्यक्ति आएगा, सिर्फ तकनीकी व्यक्ति रहेंगे। अगर आपकी प्रदर्शनी, जैसा मैंने आपसे कहा कि पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट की ही हो, तो आप बिल्कुल टेक्निकल लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपको जो है ये सामान्य भाषा का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप उसका इस्तेमाल करेंगे। लोक कला के अंदर अगर आप नाटक वगैरह बना रहे हैं, तो भाषा जो जिस प्रांत में आप हैं, जिस जगह आप जा रहे हैं, भाषा उसके अनुरूप हो, पात्र ऐसे हो जहां से वहां के लोग उनसे परिचित हो सके, उनको जान सके, पहचान सके। इस तरीके से उसका गठन किया जाए और बाद में जो बात आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कहना चाहे वो भी सरलता के साथ उसमें रखी जाए, तो वो बात ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। थोड़ा सा संगीत का भी इस्तेमाल करेंगे तो और उसमें रोचकता बढ़ती है। नाटक के अंदर नुक्कड़ नाटक की तरह इसको करेंगे तो और मजा आता है देखने में तो इसको आप उसमें ध्यान में रखते हुए इसका इस्तेमाल करेंगे। रोड शो की बात है, रोड शो बहुत सोफिस्टिकेटेड होता है, तो इसलिए वहां पर जाते समय आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस पूरे स्ट्रांग होने चाहिए। जो व्यक्ति उन पावर पॉइंट्स को एक्सप्लेन करे, वो व्यक्ति भी, उसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, उसको तैयार रहना चाहिए प्रश्नों के लिए भी। कोई भी प्रश्न आ सकता है उसके सामने, तो उस प्रश्न का जवाब देने के लिए भी उस व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य होना चाहिए। नहीं तो उसके साथ में कुछ लोग जो कंपनी के उच्च अधिकारी हो वो साथ में होने चाहिए, ताकि कोई भी प्रश्न होकर सामने खड़ा हो तो वो उसका जवाब दे सके। इस तरीके से आज मैंने आपके साथ ये जो विज्ञापन का जो अन्य क्षेत्र हैं उनके बारे में आपसे बात की। आगे फिर किसी और चीज के बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।